नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर के मिडिवल इंडियन हिस्ट्री लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा तुगलक वंश के बारे में। तो स्लेव डायनेस्टी और खिलजी डायनेस्टी के बाद तीसरी डायनेस्टी सल्तनत काल की है तुगलक डायनेस्टी। 94 ईयर्स का इसका शासन है। टाइम पीरियड वाइज अगर आप देखोगे तो ये 14th सेंचुरी में मोस्टली रूल कर रहे हैं, फ्रॉम 1320 टू 1414, दैट इज द बिगनिंग ऑफ द 15th सेंचुरी। लेकिन जो शासन है वो 1398 के बाद लगभग समाप्त सा ही हो जाता है। तो टाइम पीरियड याद रखिए, 14th सेंचुरी इसका टाइम पीरियड है और सबसे लंबा शासन 94 ईयर्स का इनका रूल है। इसके बाद आएगी सैयद डायनेस्टी जो ज्यादा पावरफुल नहीं होती है, और लास्ट होगी लोधी डायनेस्टी। आगे बढ़ें इससे पहले आपको याद दिलाना चाहता हूं कि पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे लेक्चर्स के पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको लेक्चर्स के अपडेट्स भी प्राप्त हो जाएंगे, चाहे वो पाथफाइंडर पर हो या फिर अनअकैडमी ऐप पर। यू कैन फॉलो मी ऑन अनअकैडमी ऐप एज वेल एट दिस आईडी। यहाँ पर जो मेरी स्पेशल क्लासेस हैं जहां हम एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। सो राइट नाउ वी हैव डिस्कस्ड मिडिवल एमसीक्यूज। यू कैन फॉलो मी हियर फॉर द अपकमिंग एंशिएंट हिस्ट्री एमसीक्यूज एंड पॉलिटी एमसीक्यूज। आज सुबह 11 बजे मेगा कॉम्बैट भी होने वाला है। इसमें हिस्सा लेकर आप बहुत सारे अट्रैक्टिव प्राइजेस और स्कॉलरशिप्स जीत सकते हैं। लिंक नीचे पहले कमेंट में इसका मिल जाएगा आपको। डू टेक पार्ट इन दिस। अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी पर देश के बेस्ट एजुकेटर्स लाइव पढ़ाते हैं। आईएएस एग्जाम के लिए बेस्ट पॉसिबल तरीके से यहाँ पर तैयारी करवाई जाती है। प्लस और आइकॉनिक 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन मॉडल्स हैं। प्लस में आपको क्लासेस, टेस्ट सीरीज और अन्य सभी सुविधाएं मिलेंगी। आइकॉनिक में आपको 1-on-1 मेंटरिंग का सपोर्ट मिलेगा। ये डिफरेंस रहेगा दोनों सब्सक्रिप्शन में। जो भी सब्सक्रिप्शन आप लें इसमें आपको महिपाल कोड लगाने पर 10% डिस्काउंट प्राप्त होगा। याद रखिए, यहाँ पर आपको नोट्स एटसेट्रा सब कुछ मिल जाएगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की खासियत यहाँ लिखी हुई है। ऑप्शनल के भी अलग से कोर्सेज अवेलेबल हैं। ऑल दीज कोर्सेज आर अवेलेबल ऑन ईएमआई ऑप्शन एज वेल। कोर्स, डिस्काउंट, ड्यूरेशन, इनसे संबंधित कोई भी आपको डाउट है, सवाल है, तो इस नंबर पर आप ऑफिस आवर्स में फोन करके बात कर सकते हैं। आइए अब तुगलक डायनेस्टी के बारे में बात करते हैं। तो पिछले लेक्चर के अंत में मैंने आपको बताया था कि कैसे खिलजी डायनेस्टी का आखिरी रूलर था खुसरो खान। नाउ खुसरो खान वाज नॉट अ तुर्किक नोबल। ये यही भारत का एक व्यक्ति था जो ओरिजिनली हिंदू हुआ करता था। ही वाज कन्वर्टेड टू इस्लाम एंड लेटर ऑन बिकेम अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन द एडमिनिस्ट्रेशन। तो खुसरो खान के गद्दी पर बैठने के बाद कई सारे तुर्किक नोबल्स इससे खुश नहीं थे। इन्होंने गाजी मलिक को बुलाया। तो गाजी मलिक इज द गवर्नर ऑफ पंजाब, दीपलपुर वाले एरिया का गवर्नर है। वहां से गाजी मलिक को बुलाया जाता है। गाजी मलिक आकर यहाँ पर दिल्ली में तख्ता पलट कर देते हैं और खुसरो खान को हटाकर खुद बैठ जाते हैं दिल्ली के सल्तनत की गद्दी पर। तो 2 लड़ाइयां होती है जिनके नाम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जनरली अभी तक नहीं पूछे गए हैं, पर फिर भी बताना मेरी जिम्मेदारी है। तो बैटल ऑफ सरस्वती और बैटल ऑफ लहरावत, तो आज का जो हरियाणा वाला एरिया है, पंजाब हरियाणा का, यहाँ पर ये 2 लड़ाइयां होती है और इसमें खुसरो खान की डेथ होती है एंड ही इज किल्ड। उसको मार दिया जाता है और फिर गाजी मलिक आकर अपने आप को गियासुद्दीन तुगलक नाम से टाइटल देकर गद्दी पर बैठ जाते हैं और तुगलक वंश की यहाँ से शुरुआत होती है। अब गियासुद्दीन तुगलक भी काफी एजेड है। ही इज ऑल्सो नॉट अ वेरी यंग रूलर। तो इनका शासन बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा। तो इनका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक ये यहाँ पर काफी लंबे समय तक रूल करता है और उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक का कजिन फिरोज शाह तुगलक ये भी काफी लंबे समय तक रूल करेगा। तो ये 3 नाम इंपॉर्टेंट हैं केवल, गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। कई बार मैं इनको नोट्स में ऐसे लिख देता हूँ एमबीटी, तो समझ जाइएगा एमबीटी का मतलब है कि मोहम्मद बिन तुगलक और एफएसटी इसका मतलब फिरोज शाह तुगलक। तो ये 3 ही इंपॉर्टेंट है, उसके बाद वाले कोई भी रूलर्स इंपॉर्टेंट नहीं है। 1398 के बाद तो इनफैक्ट ये डायनेस्टी खत्म सी ही हो जाती है। इसका शासन केवल उत्तर प्रदेश के कुछ एरियाज पे रहता है। रीजन, तैमूर का हमला होकर दिल्ली सल्तनत को कमजोर कर देना। तो जो पूरा एम्पायर का वेस्टर्न पार्ट है उस पर तुगलक डायनेस्टी का रूल रहेगा ही नहीं। कौन सी डायनेस्टी आएगी आगे मैं आपको लेक्चर में बताऊंगा। तो अभी के लिए बस ये ध्यान रखिए कि ये 3 नाम आपको याद रखने हैं। इन तीनों के शासनकाल में क्या क्या घटनाक्रम होता है यही हम जानेंगे। तो आज के लेक्चर में इन दोनों को हम कवर करेंगे, फिरोज शाह तुगलक ऑनवर्ड्स इन द पार्ट 2। तो तुगलक के नाम पर सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि एक तो ये लंबे समय तक रूल करने वाली डायनेस्टी है। 94 ईयर्स सल्तनत काल में सबसे लंबा टाइम पीरियड है। बाकी भारत के इतिहास में तो 94 ईयर्स कोई मायने नहीं रखता है। तो 94 ईयर्स ऑलमोस्ट 1 सेंचुरी, और दिल्ली सल्तनत का रूल पहली बार दक्षिण तक पहुंच जाता है। तो देखिए, वैसे खिलजी आर्मी ने दक्षिण में हमले करके मदुरई तक जीत लिया था, लेकिन उन्होंने इन एरियाज को अपने कंट्रोल में नहीं लाया। दे वर नॉट अंडर द डायरेक्ट रूल ऑफ द दिल्ली सल्तनत। यहां से केवल पैसा लेकर, टैक्स लेकर ये वापस आ जाती थी आर्मीज, और दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी केवल यहाँ नॉर्थ इंडिया या सेंट्रल इंडिया तक रूल कर कर खुश था। लेकिन तुगलक के समय, खास करके गियासुद्दीन तुगलक के समय, ये सब कुछ चेंज होता है। तो सबसे पहला रूलर है गियासुद्दीन तुगलक।
ग्यासुद्दीन तुगलक जैसे ही गद्दी पर बैठता है, उसको समझ में आ गया कि अगर शासन लंबे समय तक चलाना है तो एक विगरस फॉरवर्ड पॉलिसी अपनानी होगी। इसका क्या मतलब है? आगे बढ़कर हमले करो, दूसरे साम्राज्यों को हराओ, केवल अपने एरिया तक सीमित रहकर काम नहीं चलेगा। तो इसी पॉलिसी के कारण सल्तनत के बॉर्डर्स दक्षिण दिशा में फैलने शुरू होते हैं और इसके कार्यकाल में, ग्यासुद्दीन के कार्यकाल में 5 साल के अंदर ही तुगलक डायनेस्टी पूरे दक्षिण भारत पर अपना कंट्रोल जमा लेती है। उसका मेन रीजन ये था कि इसने अपने बेटे को आर्मी कैंपेन्स लेकर लड़ाई पर भेजा था और इसका बेटा काफी सक्सेसफुल था। बेटा कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक, जो आगे 5 साल बाद रूलर बनने वाला है। वैसे मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तान बनने के बाद इन्हें नाम दिया गया था। पहले नाम था उलुग खान या फिर जौना खान। ये उस उलुग खान से कंफ्यूज मत करना जो खिलजी डायनेस्टी में भी था। देयर वाज अनदर उलुग खान जिसने कई सारी लड़ाइयां लड़ी थी, वो अलाउद्दीन का कजिन था। ओके, दिस इज अ डिफरेंट उलुग खान। ये मोहम्मद बिन तुगलक का पुराना नाम है। 1321 में सबसे पहले बेटे मोहम्मद बिन तुगलक को भेजा गया लड़ाई लड़ने के लिए वारंगल, जहां पर यह लड़ाई जीतने में असफल रहता है। बेटे की मदद करने के लिए दिल्ली से और आर्मीज भेजी जाती हैं और इस बार ये वारंगल को जीतने में सफल रहे। वारंगल को कई बार डब्ल्यू हटाकर अरांगल इस तरह से भी लिखा जाता है मिडिवल सोर्सेस में। तेलांग यानी कि तेलंगाना वाला रीजन है। तो इस एरिया में काफी लूटपाट होती है और ये एरिया फाइनली डायरेक्ट दिल्ली सल्तनत के रूल में आ जाता है और वारंगल का नाम बदलकर कर दिया जाता है सुल्तानपुर। यहाँ पर बहुत लूटपाट मचाई जाती है और पूरी ट्रेजरी खाली कर दी जाती है। अब इससे वारंगल को काफी नुकसान हुआ, लेकिन दिल्ली सल्तनत का यहाँ पर बहुत बड़ा फायदा होता है, बोथ मॉनिटरीली एज वेल एज एरिया वाइज। तो दिल्ली सल्तनत अब महाराष्ट्र से एक्सपांड करके तेलंगाना वाले रीजन तक पहुंच चुकी है। तेलंगाना को जीतने के बाद अगला टारगेट होता है मबार कोस्ट, दैट इज द तमिलनाडु कोस्ट। तमिलनाडु में जीतने के बाद मोहम्मद बिन तुगलक की आर्मीज उड़ीसा की तरफ चली जाती हैं। तो पूरा दक्षिण भारत को ये जीत कर आ जाता है मोहम्मद बिन तुगलक और काफी सारे सोने चांदी हीरे जवाहरात के साथ ये दिल्ली लौटता है। मोहम्मद बिन तुगलक के इन लड़ाइयों के कारण दिल्ली सल्तनत अब दक्षिण में मदुरई तक एक्सपांड कर चुका था। तो 1328 में द लास्ट हिंदू प्रिंसिपैलिटी ऑफ द एरिया, दैट इज कंपिली, दक्षिणी कर्नाटका में जो था, इसे एनेक्स कर लिया जाता है और इसको भी कुछ बहाना बनाकर इस पर हमला कर दिया था। कुल मिलाकर ये जितने भी एरियाज थे जो पहले अलाउद्दीन खिलजी ने भी जिन पर अटैक किया था, जैसे कि देवगिरी को हरा दिया गया पूरी तरह से, काकतिया किंगडम को हरा दिया, मबार कोस्ट और यहाँ पांड्या किंगडम, यहाँ पर भी मदुरई सल्तनत की स्थापना अब हो जाएगी कुछ ही सालों में। तो आप देख सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत का रूल मदुरई यानी कि आज के तमिलनाडु, दक्षिणी तमिलनाडु वाले क्षेत्र तक पहुंच चुका था और इधर उड़ीसा में भी पहुंच चुका था। इन सभी किंगडम्स को इन्होंने एक बार कम से कम हरा दिया। तो वैसे आप मैप में देखोगे तो तुगलक डायनेस्टी आपको बहुत बड़ी नजर आएगी कि इसका राज यहाँ दक्षिण भारत तक आ गया, लेकिन सच्चाई ये थी कि 1320s में जीता गया ये एरिया 1340 आते आते इनके हाथ से जा चुका था। कारण वही मोहम्मद बिन तुगलक जब खुद सुल्तान बनता है तो वो अपने इंटरनल प्रॉब्लम्स में इतना उलझ जाता है कि दक्षिण में विजयनगर और बहमनी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और ये पूरा सदर्न जो इन्होंने एरिया गेन किया था वो इनके हाथ से चला जाएगा। तो मुश्किल से 15-20 साल तक ये तुगलक डायनेस्टी के अधीन रहा। आफ्टर दैट अगेन द दिल्ली सल्तनत वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया। और जैसे जैसे लोधी डायनेस्टी आएगी तब तक तो केवल ये उत्तर भारत में गंगा यमुना वाले बेल्ट तक सिमट कर रह जाएंगे। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, मालवा, ये सब एरिया इनके हाथ से निकल जाएगा। बंगाल का एरिया भी बलबन की डेथ के समय से वर्चुअली इंडिपेंडेंट था। बंगाल के साथ समस्या ये होती थी कि ये इतना दूर है दिल्ली से कि इसको कॉन्कर करना बहुत मुश्किल है। तो जब भी कोई ताकतवर रूलर दिल्ली की गद्दी पर है तब बंगाल इनके कंट्रोल में है। जैसे ही वो ताकतवर रूलर मर जाता है तुरंत दिल्ली से भेजे गए गवर्नर्स बंगाल में अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं और वो बंगाल में अपनी अलग सल्तनत चला रहे हैं। तो ये कब से हो रहा है? बख्तियार खिलजी के टाइम से ये चल रहा था सिलसिला। और बीच बीच में बलबन ने जैसे कुछ समय के लिए कंट्रोल किया बंगाल को, लेकिन फिर उसका बेटा है वो वहां पे अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देता है। तो ये सिलसिला चला आ रहा है कंटिन्यूअसली। बंगाल में अलग अलग सल्तनत यहाँ पर चल रही हैं। इनफैक्ट इतना ज्यादा फ्रेगमेंटेशन हो गया था कि एक समय पर तो 3 सल्तनत हो गए थे, 3 सुल्तान अपने आप को बंगाल के सुल्तान बोल रहे थे। तो बंगाल के अंदर सिचुएशन काफी कंफ्यूजिंग सी थी। सो 1324 और 25 में दिल्ली पूरी तरह से सिक्योर करके, दक्षिण भारत सिक्योर करके ग्यासुद्दीन तुगलक खुद अपनी आर्मी लेकर बंगाल जाता है। दिल्ली अपने बेटे मोहम्मद बिन तुगलक को सौंप कर ये बंगाल की तरफ कूच कर देता है। अब प्रॉब्लम ये हुई कि मोहम्मद बिन तुगलक जो ऑलमोस्ट 35 का हो चुका है, उसे पीछे लग रहा है कि मेरा टाइम आ चुका है, अपना टाइम आ गया है। 35 उस समय के हिसाब से काफी बड़ी एज हुआ करती थी, क्योंकि तब एवरेज एज इंसान की 40-50 थी, इतनी ही एज होती थी। तो 35 वॉज अ वेरी गुड एज। आप इनफैक्ट थोड़े से लेट हो गए हैं अगर आपको रूलर बनना है। तो मोहम्मद बिन तुगलक सपने संजो रहा था कि कब पापा मुझे गद्दी देंगे, कब पापा जी चले जाएंगे। तो हो नहीं रहा था ऐसा कुछ। ग्यासुद्दीन तुगलक तो बोल रहे थे कि भैया मैं आर्मी लीड करूंगा, तुम अब आराम करो, तुमने 3-4 साल बहुत लड़ाई लड़ ली।
तो इस तरह से ये लखनौती, जो कि बंगाल का कैपिटल है, उसकी तरफ मार्च कर देता है। वहां पर लड़ाई जीत भी जाता है और गयासुद्दीन तुगलक जब जीत कर वापस आता है तो उसका बेटा उलुग खान उसके स्वागत के लिए एक पंडाल तैयार करवाता है। इट इज अ वुडन स्टेज, और ये कुश्क या लकड़ी का बना हुआ जो स्टेज था, ये साउथ ऑफ दिल्ली कहीं बनाया गया था, समवेयर नियर फरीदाबाद का जो आज एरिया है उस तरफ। तो वहां पर स्वागत करने के लिए शहर के बाहर, जस्ट आउटसाइड द सिटी, एक स्टेज बनाया जाता है। और इस स्टेज पर वो कहता है कि पापा आपका स्वागत करेंगे, आप बंगाल जीत के आ रहे हो, बहुत बड़ी बात है, बंगाल बहुत बड़ा प्रोविंस है। तो जैसे ही ये गयासुद्दीन तुगलक इस स्टेज पे चढ़ता है, वो स्टेज पूरा ढह गया। और कई सारे हिस्टोरियंस ये बताते हैं कि ये जानबूझकर मोहम्मद बिन तुगलक ने एक्सीडेंट करवाया था ताकि उसके पापा की डेथ हो जाए, यानी कि रूलिंग सुल्तान की डेथ हो जाए और वो गद्दी पर बैठ जाए। ओके, तो इस तरह से गयासुद्दीन तुगलक के शासन का अंत हो जाता है 1325 में, और अब मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पे बैठेगा। तो गयासुद्दीन के समय में आर्ट एंड आर्किटेक्चर काफी डेवलप हुआ। तुगलकाबाद फोर्ट बनवाया जाता है। खुसरो ने तुगलकनामा नाम की किताब लिखी जिसमें गयासुद्दीन तुगलक के जीवन के बारे में सब कुछ लिखा गया है। और अमीर खुसरो की अब काफी एज हो चुकी है। अमीर खुसरो बस अब एक और सुल्तान देखेंगे और उसके बाद उनकी भी डेथ हो जाएगी। गयासुद्दीन के समय में ही एक दिल्ली में सूफी सेंट थे निजामुद्दीन औलिया, जिनकी दरगाह आज भी आप दिल्ली में देख सकते हैं। जो निजामुद्दीन एरिया है वहां पर जो दरगाह है वो इन्हीं निजामुद्दीन औलिया सूफी सेंट की है। तो इन्होंने गयासुद्दीन तुगलक को कहा था कि हुनूस दिल्ली दूरस्त, जनाब दिल्ली अभी बहुत दूर है, जब गयासुद्दीन बंगाल गया हुआ था लड़ाई लड़ने। तो जब ये खबर पहुंची गयासुद्दीन को तो वो आया दौड़ते दौड़ते, और सही में दिल्ली दूर रह गई क्योंकि उसके अपने बेटे ने उसे दिल्ली के बाहर मार दिया। तो तुगलकाबाद फोर्ट, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फोर्ट्स ऑफ दिल्ली। दिल्ली का सबसे बड़ा किला है एरिया वाइज, और काफी हाइट पर बना हुआ है ये। तो दिल्ली में छोटी एक पहाड़ी है, उसके ऊपर ये तुगलकाबाद का किला बना हुआ है। इट इज वन ऑफ द 7 सिटीज ऑफ दिल्ली। फिर गद्दी पर आता है मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक का शासन लगभग 26 साल चला, काफी लंबा शासन है। मोहम्मद बिन तुगलक का ओरिजिनल नाम था जौना खान या फिर उलुग खान, और ये रिलीजियस मैटर्स में काफी टॉलरेंट था। ये इसकी एक बहुत खास बात है। तो इसीलिए कई सारे उलेमा इससे नाराज रहते थे। इसने अपने समय में कई सारे एक्सपेरिमेंट किए, गवर्नेंस को बदलने के लिए बहुत सारी चीजें इसने ट्राई करी, लेकिन ये सभी में फेल हो जाता है। लेकिन इसकी एक अच्छी बात यह थी कि 150 साल में पहली बार दिल्ली की गद्दी पर एक ऐसा सुल्तान बैठा जो पढ़ा लिखा था, जिसको बचपन में अच्छी एजुकेशन मिली थी, अच्छी धार्मिक शिक्षा भी मिली थी और फिलोसॉफिकल एजुकेशन भी मिली थी। कहाँ से मिली थी? देखो, इसके पिताजी जो थे गयासुद्दीन तुगलक, ये वैसे कोई बहुत बड़े अमीर सुल्तान वगैरह नहीं थे। ही वॉज जस्ट अ कॉमन सोल्जर। आप जानकर बड़े हैरान हो जाओगे कि गयासुद्दीन तुगलक ने भी शुरुआत एक आम सोल्जर की तरह करी थी। तो ये जलालुद्दीन खिलजी की आर्मी में एक सोल्जर हुआ करता था। फिर धीरे धीरे अलाउद्दीन के टाइम तक ही बिकेम अ सीनियर मिलिट्री ऑफिसर, सीनियर जनरल, फिर बाद में गवर्नर, और फाइनली तख्ता पलट करके सुल्तान बन गए। तो वैसे जब इसका जन्म हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक का, तब इसके पिताजी इतने अमीर नहीं थे, बट हाँ जब ये छोटा था तो ही हैड गुड मनी, तो इसको पढ़ाया लिखाया गया, दिल्ली में रहकर अच्छी पढ़ाई हुई थी और इसीलिए इसको काफी ज्ञान था। ही वॉज अ वेरी वाइज पर्सन। ही इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द वाइजेस्ट सुल्तान। सबसे दिमाग वाला सुल्तान था जिसने दिल्ली की गद्दी को संभाला 300 सालों में। लेकिन इसको उस समय के हिस्टोरियंस बड़े क्रिटिकली जज करते हैं। उसको काफी क्रिटिक किया जाता है बाय बर्नी, इसामी, इब्न बतूता, ये सब उसके बारे में लिखते हैं कि ये थोड़ा सा मतलब सटका हुआ सुल्तान था। इसी लिटरली यही लिखा हुआ है इसके बारे में, ही इज अनहिंज्ड। इसको बहुत ही अजीब अजीब आइडियाज आते हैं और ये उन्हें इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता है। तो देखो, प्रॉब्लम ये हुई थी कि दिल्ली सल्तनत अब अचानक से बहुत एक्सपांड हो चुकी थी दक्षिण भारत में, उड़ीसा में। तो इसके कारण एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत तेजी से आती है, और इनसे निपटने के लिए जो मोहम्मद बिन तुगलक ने तरीके अपनाए वो स्पेक्टेक्युलरली फेल होते हैं। तो तुगलक के सामने प्रॉब्लम थी और उन्हीं प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए उसने कई सारी चीजें करी जो काफी अनोखी थी। सबसे पहला था कैपिटल चेंज करना। अब कैपिटल चेंज करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। कैपिटल को शिफ्ट करना इज अ बिग डील। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी पर हमला किया हुआ था। ही हैड लेड द आर्मी अटैक्स ऑन देवगिरी अर्लियर। तो इसको पता था कि दौलताबाद का जो ये किला है ये काफी स्ट्रांग है और मजबूत है और सेंट्रली लोकेटेड है। तो देवगिरी जिसका नाम था उसका नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया था। तो दौलताबाद का किला इसने कैपिटल बनाने की सोची। क्यों? क्योंकि अब एम्पायर दक्षिण तक स्प्रेड हो चुका है, तो सेंटर में होना चाहिए ना कैपिटल। इट मेक्स सेंस कि देश के बिल्कुल सेंटर में आपका कैपिटल हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसने सबको बोला कि तुम शिफ्ट हो जाओ, पूरे दिल्ली की आबादी को बोला कि जाकर दौलताबाद शिफ्ट हो जाओ। केवल सरकार और राजा अपना एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, बल्कि दिल्ली की पूरी पॉपुलेशन को ऑर्डर दे देता है कि आप शिफ्ट होइए। अब ये लोगों के लिए बहुत मुश्किल था। 1500-1600 किलोमीटर की यात्रा, बहुत ही गर्मी भरा टाइम, ना कोई गाड़ियां होती है, ना कोई फास्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। महीनों लग जाते थे पैदल चलकर या बैलगाड़ियों पर चलकर दौलताबाद पहुंचने में। और ये सब कुछ करने के बाद दौलताबाद में इन्हें दिक्कत आती है, पानी नहीं है वहां पर पीने का, ड्रॉट्स आ जाते हैं, अकाल होता है। तो उसके कारण यहाँ बहुत प्रॉब्लम हुई और अल्टीमेटली कई लोग वापस दिल्ली जाना शुरू कर देते हैं।
तो इसका जो ये प्लान है ये स्पेक्टाकुलरली फेल होता है। तो कुछ साल के लिए दौलताबाद से इन्होंने शासन किया, लेकिन अल्टीमेटली ये खुद भी अपना कैपिटल लेकर फिर से दिल्ली चले जाते हैं। नेक्स्ट जो बड़ा डिसीजन मोहम्मद बिन तुगलक ने लिया था वो था कि फिएट करेंसी को लॉन्च करना। टोकन या फिएट करेंसी क्या होता है? देखिए, पहले सोने चांदी या कॉपर के जो कॉइन्स थे वो चलन में थे। तो जो कॉपर की वैल्यू है, मान लो कि 1 किलोग्राम कॉपर का जो रेट होगा मार्केट में, वही 1 किलोग्राम कॉपर को अगर आप 100 सिक्कों में बना दोगे तो उसका प्राइस और 1 किलोग्राम कॉपर का प्राइस सेम रहेगा। 1 किलोग्राम सोना या 100 कॉइन गोल्ड कॉइन्स जो 1 किलोग्राम सोने से बने हैं उनका रेट भी बाजार में सेम होगा। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं होता है। आज आप जानते हो कि एक कागज का टुकड़ा जो हमें सरकार देती है उस पर अगर 100 लिखा है तो उसकी 100 रुपीज वैल्यू है, उस पर 1000 लिखा है तो 1000 वैल्यू है। दैट इज फिएट करेंसी। फिएट करेंसी का मतलब है कि उस कागज के टुकड़े की या उस सिक्के की वैल्यू एक्चुअली में उतनी नहीं है जितनी उस पर लिखी हुई है। इसे हम कहते हैं टोकन या फिएट करेंसी। तो ये पेपर नोट्स या फिएट करेंसी दुनिया में कुछ जगहों पर पहले प्रचलन में आ चुकी थी। मंगोल्स ने, कुबलाई खान ने इसको इंट्रोड्यूस किया था चाइना में कुछ समय के लिए, वहां पर भी चला नहीं था। इंडिया में किसी ने नहीं किया था और यूरोप में अभी तक किसी ने नहीं किया है। यूरोप में कुछ सदी बाद, कुछ सेंचुरीज बाद ये वहां पर लागू होगा और आज तो पूरी दुनिया में यही चलता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक का आइडिया गलत नहीं था, बस ये अपने समय से लगभग 200-300 साल आगे की सोच थी। तो इसने कहा कि अब फिएट करेंसी चलेगी। तो 14 सेंचुरी में ग्लोबल वैल्यू ऑफ सिल्वर गिर जाती है और कुबलाई खान का ये जो टोकन करेंसी वाला मॉडल है ये एक बार फेल हो चुका था। मंगोल्स जो इल्खानेट यानी कि ईरान वाले एरिया के थे उन्होंने भी इसके साथ एक्सपेरिमेंट किया था। तो ये सब बाहर की बातें सुन के मोहम्मद बिन तुगलक को लगता है कि क्यों ना यहाँ पर भी हम भी ट्राई करें। तो इसने ब्रॉन्ज और कॉपर कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया एट पार एट द वैल्यू ऑफ सिल्वर टंका। तो चांदी महंगी होती है लेकिन चांदी की जो वैल्यू है उसी के बराबर इसने ब्रॉन्ज और कॉपर के कॉइन इंट्रोड्यूस कर दिए और बाजार में जाकर सबको कहा गया कि आप चांदी के सिक्के सरकार को दे दो और उसके बदले में आपको कॉपर कॉइन मिलेंगे। तो लोगों के लिए तो ये नुकसान का सौदा है ना, लेकिन सरकार ये कह रही है, सुल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन ये कह रहा है कि जो सिल्वर की वैल्यू थी वही कॉपर और ब्रॉन्ज की वैल्यू है। आप चिंता मत करो, वैल्यू वही रहेगी। अगर आप हमें 5 रुपए का सिक्का, 5 रुपए वैल्यू का चांदी का सिक्का दे रहे हैं तो हम आपको जो कॉपर कॉइन देंगे उस पर भी 5 लिखा होगा। हाँ, वो बात अलग है कि अब आप इसको जाकर किसी ज्वेलर को देंगे कि भैया ये लो 5 रुपए के बराबर चांदी, तो उसमें 5 रुपए की चांदी नहीं होगी या 5 रुपए जितना कॉपर उसके अंदर नहीं होने वाला है, क्योंकि अब ये फिएट करेंसी है। तो इससे लोग इतने खुश नहीं थे क्योंकि सरकार में देखो भरोसा आज हमारे पास बहुत ज्यादा है। वी ट्रस्ट द गवर्नमेंट। आज हम सरकार को ये जाकर नहीं कहते हैं कि ये क्या कागज का नोट आपने पकड़ा दिया, मैं कैसे मान लूं कि ये 100 रुपए है, मैं तो सोने के सिक्कों में डील करना चाहूंगा। आज ऐसा नहीं चलता है, पहले ऐसा ही होता था। सरकार में भरोसा इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन तुगलक ने कहा कि मुझ पर भरोसा करो और आप ये एक्सचेंज करवाओ। तो कॉपर कॉइन्स एट द वैल्यू ऑफ सिल्वर टंका जब लाए गए तो मार्केट में कई फॉर्जरी भी होती है, इसीलिए ये सर्कुलेशन इनको रोकना पड़ा और इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ता है। तो इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ा और फॉर्जरी होने के कारण ये प्लान भी इसका बहुत स्पेक्टैक्युलरली फेल होता है, बहुत बड़े स्तर पर फेलियर होता है। तो ये उस समय के सिल्वर कॉइन्स है जो हम यहाँ देख सकते हैं और ये वो फोर्स टोकन करेंसी कॉइन है जो उसके सिल्वर कॉइन्स के बदले में इसने मोहम्मद बिन तुगलक ने लोगों को देने स्टार्ट किए थे। अब जब ये फाइनेंशियल डिफिकल्टी आती है कॉइन वाली, फिएट करेंसी वाली, तो इसी समय एमबीटी को लगता है कि चलो टैक्स बढ़ा देते हैं। तो ये दोआब क्षेत्र जो गंगा यमुना दोआब है यहाँ पर टैक्स बढ़ा देते हैं। अब टैक्स बढ़ाते हैं, उस साल अकाल पड़ जाता है तो किसान भी बगावत करने पर आ जाते हैं। ऑलमोस्ट बगावत हो ही गई थी क्योंकि उस समय फेमाइन चल रहा था। इन किसानों को बगावत से रोकने के लिए टक्कावी लोन्स लाए गए। तो टक्कावी लोन का मतलब है कि फार्मर्स को एग्रीकल्चर में मदद करने के लिए, सीड्स खरीदने के लिए, कल्टीवेशन में मदद के लिए लोन दिया गया, जिसे कहा जाने लगा टक्कावी लोन। एमबीटी ने किसानों के लिए एक अलग विभाग भी बनाया जिसका नाम रखा गया दीवानी कोही। एक मॉडल फार्म बनाया गया, मॉडल फार्म यानी कि जहां पर आदर्श रूप से कैसे खेती होगी ये बताया जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट आगे फिरोज तुगलक ने काफी बड़े स्तर पर किया। मोहम्मद बिन तुगलक की जब डेथ होती है 1351 में, तो उस पर बदायूनी जो एक हिस्टोरियन है वो टिप्पणी करते हैं, फाइनली द सुल्तान इज फ्री फ्रॉम द पीपल एंड द पीपल आर फ्री फ्रॉम सुल्तान। तो सुल्तान की डेथ पर ये कह रहे हैं कि जनता भी सुल्तान से मुक्त हो गई और सुल्तान भी जनता से मुक्त हो गया, क्योंकि ना तो इसे लोग पसंद कर रहे थे और ना ये लोगों को पसंद करता था। देखो, मोहम्मद बिन तुगलक अपने दिमाग में सोचता था कि मैं कितना अच्छा आइडिया लेकर आ रहा हूँ, फिएट करेंसी, कैपिटल एकदम सही जगह लेकर जा रहे हैं, मंगोल्स के अटैक भी नहीं हो सकते, कितनी सेंसिबल बातें कर रहा हूँ। तो अपने अनुसार वो बहुत ही जस्टिफाइड बातें कर रहा था और लेटर हिस्टोरियंस ने उसको बोला है, ये बात कही है बिल्कुल कि उसके आइडियाज सही थे, गलत नहीं थे। टेक्निकली दे वेल ऑल करेक्ट, लेकिन प्रैक्टिकली वो इम्प्लीमेंटेशन में बिल्कुल गलत साबित हुए। तो लोगों को बहुत परेशानी हुई। इसीलिए मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली की जनता ज्यादा पसंद नहीं करती थी। बर्नी ने
एमबीटी को कहा है अ मिक्सचर ऑफ ऑपोजिट। सो ही इज़ वेरी वाइज, ही इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग, बहुत समझदार व्यक्ति है, जो लोगों को समझता था, रूल को, फिलोसॉफी को, कानून को, सब कुछ समझता था, प्रैक्टिकल भी था, लेकिन वो अच्छे से काम को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया। और आप देख रहे हो ये सब कितने कॉन्ट्रास्ट में है, क्योंकि शुरुआत में उसका मिलिट्री करियर बहुत जबरदस्त रहा था। अपने पिताजी के टाइम पर उसने लगभग पूरा दक्षिण भारत जीता था, लगभग क्या पूरा ही दक्षिण भारत जीत कर ले आया था वो। सो ही वॉज अ वेरी गुड मिलिट्री कमांडर। लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद वो अपने शासन में चीज़ों को अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया। इसने एक शहर बनाया जिसका नाम था जहानपना। जहानपना चौथा शहर है दिल्ली का। ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया था। और ये कौन से एरियाज के बीच में बनाया गया है, तो किला राय पिथौरा और सीरी के बीच वाला जो एरिया है उसको कवर करके ये क्षेत्र बनाया गया। तो देखिए ये लालकोट या किला राय पिथौरा है, ये सीरी है, तो इसके बीच वाला जो ये एरिया है ये जहानपना, बेसिकली दिस इज साउथ दिल्ली ऑफ टुडे, इस एरिया को जहानपना बनाया गया। और ये तुगलकाबाद है जो गयासुद्दीन तुगलक ने बनाया था। तीनों तुगलक सुल्तानों ने एक एक शहर बनाया है। गयासुद्दीन तुगलक कंस्ट्रक्टेड द तुगलकाबाद फोर्ट, फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने जहानपना सिटी एस्टैब्लिश किया, और फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजाबाद एस्टैब्लिश किया। तो यहाँ फिरोजाबाद फिरोज शाह तुगलक के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया। तो दिल्ली 7 अलग अलग शहरों से बना हुआ है। कई राजाओं ने, कई सुल्तानों ने यहाँ पर अलग अलग सिटीज को डेवलप किया। आज तो सब कुछ एक दिल्ली के अंदर समाहित हो चुका है, पर पहले ये अलग अलग कैपिटल्स हुआ करते थे। तो इनकी सबकी लिस्ट यहाँ मैंने लिखी हुई है, आप चाहें तो इसको पॉज करके यहाँ पढ़ सकते हैं। अब मोहम्मद बिन तुगलक के समय में एक बहुत बड़ी समस्या आती है सल्तनत के सामने, बगावत की। तो डेक्कन जीत कर तो आ गए थे, लेकिन डेक्कन में प्रॉब्लम शुरू हो गई थी 1330s में। और ये वही समय था जब ये अपना कैपिटल शिफ्ट कर रहा था, फिएट करेंसी लॉन्च कर रहा था। तो ये उलझा हुआ था उत्तर भारत में, अपने प्रशासन के मामलों में इतना ज्यादा उलझा हुआ था कि डेक्कन में आर्मी भेजकर ये बगावतों को रोक नहीं पाया। तो 1336 में विजयनगर इंडिपेंडेंट हो जाता है और 1347 में बहमनी किंगडम एस्टैब्लिश हो जाता है। तो पूरा डेक्कन इनके हाथ से चला गया। और जो मदुराई वाला एरिया है वहां पर जिसको एक गवर्नर बनाकर आए थे, उसने अपनी अलग सल्तनत चालू कर ली, तो मदुराई सल्तनत बन गई। तो ये तीनों बड़े बड़े किंगडम्स दक्षिण में अलग हो जाते हैं, और आगे चलकर ये दोनों तो बहुत ही मजबूत हो जाएंगे और लगभग 200 साल तक ये मजबूती से डेक्कन या साउथ इंडिया में रूल करेंगे। इसके अलावा अवध, मुल्तान, सिंध सभी के गवर्नर्स ने बगावत कर दी थी मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ, क्योंकि कई लोग इसकी पॉलिसी से खुश नहीं थे। तो ऐसे में मोहम्मद बिन तुगलक का जो रूल है वो उसी के जीवन काल में यहां से लेकर कहां तक, यहां तक सिमट गया था। बस ये महाराष्ट्र वाला जो देवगिरी वाला एरिया है ये इनके कंट्रोल में रह गया था, सल्तनत यहां तक आ चुका था। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में भारत में एक ट्रैवलर आता है इब्न बतूता के नाम से। इब्न बतूता वॉज फ्रॉम मोरक्को। इसको पूरी दुनिया घूमनी थी, तो ये जवानी में घर से निकला था और इतना ट्रैवल किया इसने। ही केम फ्रॉम अफ्रीका, मोरक्को। तो पूरा नॉर्थ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया रीजन, मक्का मदीना में रहकर पढ़ाई करके इराक और ये सारा सेंट्रल एशिया घूमते फिरते भारत पहुंचा। और इब्न बतूता जब भारत आया तब मोहम्मद बिन तुगलक इससे इतना इंप्रेस हो जाता है, क्योंकि ये पढ़ा लिखा था ना, ऊपर से मक्का मदीना से डिग्री करके आया था। ये डिग्री तो नहीं होती थी पर रिलीजियस स्टडीज करके आया था, तो इसे चीफ काजी बना दिया गया। तो दिल्ली सल्तनत में इसे जबरदस्ती रोक लिया मोहम्मद बिन तुगलक ने कि नहीं तुम तो यहीं रुको। 6 साल तक ये दिल्ली में चीफ काजी बनता है। सो चीफ काजी इज समथिंग लाइक द हाईएस्ट जुडिशियल ऑफिसर। तो इसको डेली जो कानून का काम होता है वो दे दिया गया कि आप कानून तय करो। चीफ काजी के रूप में 6 साल ये काम करता है। लेकिन फिर इसने मोहम्मद बिन तुगलक को कहा कि देखो मैं चीफ काजी बनने नहीं आया हूँ, मुझे दुनिया घूमनी है, मुझे आगे जाना है, चाइना वगैरह घूम के आना है। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे रोक लिया कि नहीं तुम कहीं नहीं जाओगे। तो ये भाग गया। चीफ काजी दरबार से छुप के भागता है दिल्ली से, और भागते भागते ये बहमनी सल्तनत पहुंचता है। वहां से आगे मालदीव, श्रीलंका होते हुए अल्टीमेटली ही रीचेस चाइना, और चाइना से फिर घूम घाम के पूरा मोरक्को अपने घर पहुंच जाता है। इसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये अपनी बुक में लिखता है कि जब मैं घर पहुंचा तो मेरे भाइयों के बच्चे थे, वो सब बड़े हो चुके थे। दे डिड नॉट रिकग्नाइज मी। मेरे परिवार में किसी ने मुझे पहचानने से मना कर दिया। अड़ोसी पड़ोसी सोच रहे थे कि मेरी तो सालों पहले डेथ हो गई होगी, क्योंकि मैं वापस नहीं आया कभी लौट के। तो जब कई सालों बाद, ये कई दशकों बाद घर पहुंचा, तो इसने फिर अपने कुछ बचपन के दोस्तों को कहानियां बताई कि देखो ये हुआ था, वो हुआ था। तब लोगों ने माना कि हाँ ये तो इब्न बतूता ही है। फिर इसने मोरक्को में अपने घर पे बैठकर एक किताब लिखी, रेहला। तो रेहला नाम की इसकी फेमस किताब है इब्न बतूता की। और वो जो एक कहानी है या कहावत है, इब्न बतूता बगल में जूता, वो इन्हीं इब्न बतूता के नाम से आती है। तो आप देखिए मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो ट्रैवलर्स को भी परेशान कर रहा था। मतलब अपनी जनता तो छोड़ो, जो बाहर से आए हुए लोग हैं वो भी इससे परेशान हो गए। भागा, लिटरली भागा था ये इसके दरबार से। इब्न बतूता रात को अचानक से एक दिन छुपके से दिल्ली छोड़ के निकल जाता है, क्योंकि इसको मोहम्मद बिन तुगलक जाने नहीं दे रहा था। तो मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ होती है 1351 में, और जब डेथ होती है तब वो एक मिलिट्री कैंपेन पर था। तो मिलिट्री कैंपेन में डेथ हो जाती है इन द एरिया ऑफ सिंध, जो आज के समय सिंध का एरिया है, वहां पर उसकी डेथ हुई थी। तो उस समय
अब दिल्ली में पावर वैक्यूम हो गया। मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ के बाद इतना बड़ा पावर वैक्यूम हुआ कि अब उसमें कौन संभाले इस एरिया को। तो इसका एक कजिन फिरोज शाह तुगलक, ही वॉज द कजिन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, बेटा नहीं था उसका, क्योंकि उसका एक बच्चा था छोटा सा जिसको गद्दी पे कुछ लोगों ने बिठा दिया लेकिन उसमें दम नहीं था। तो फिरोज शाह तुगलक को कई नोबल्स कहते हैं कि आप गद्दी संभालो, ये समझदार व्यक्ति था, ही वॉज अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये गद्दी पर बैठता है, लेकिन इसको गद्दी पर बैठने का मन नहीं था, जबरदस्ती नोबल्स ने इसे बोला कि नहीं, आप ही परफेक्ट व्यक्ति हो जो इस गद्दी को संभाल सकता है। और फिरोज शाह ने ठीक ठाक काम कर लिया, लेकिन इसके कार्यकाल में तुगलक वंश और कमजोर हो जाता है। जो बचा कुचा एरिया इनका था वहां पर भी बगावतें होती है और इतना कमजोर हो गया कि 1398 में तो ये एम्पायर लगभग समाप्त ही हो जाता है। तो इसका शासन काफी लंबा है, ऑलमोस्ट 37 ईयर्स जितना इसका शासन है। सबसे लंबा रूल इसी का था, फिरोज शाह तुगलक का, और ये अपने समय में काफी काम करता है, जो हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो इस टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। 19 अप्रैल को शाम 7 बजे मेरी एक स्पेशल क्लास हो रही है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करते हैं। पाथफाइंडर करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज हर शनिवार शाम 5 बजे होती है। इसमें जो टॉप रैंकर्स हैं उनको हम अनअकैडमी के नोट्स और करंट अफेयर्स की मैगजीन्स फ्री में दे रहे हैं। डू टेक पार्ट इन दिस इज अ फ्री टेस्ट सीरीज फॉर ऑल ऑफ यू। मॉडर्न हिस्ट्री का मेरा कोर्स ऑनगोइंग है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। हर हफ्ते नए बैचेस बनते हैं सीएसई की तैयारी के लिए। ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट हो रहा है ऑफलाइन मोड में दिल्ली में, 24 अप्रैल को आप इसे दे सकते हैं। हमारी टेस्ट सीरीज इस साल के लिए चालू है, यू कैन ज्वाइन दिस टेस्ट सीरीज एज वेल। लास्ट माइल प्रोग्राम फॉर इंटरव्यू अपेयरिंग कैंडिडेट्स एंड एन अकेडमी स्टोर इज ओपन इन दिल्ली एंड जयपुर एज ऑफ राइट नाउ। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।